पता है, जो आज की तारीख में जो हम मूवीज़ देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है। और ख़ास तौर पर सुपर हीरोज़ की मूवीज़, उनके हीरोज़ बैटमैन, आयरन मैन, हल्क, जॉन विक, इवन थैनोस और जोकर, हम जब उन्हें दुनिया को बचाते हुए देखते हैं ना, तो हमारे अंदर भी सबकॉन्शियसली एक डिज़ायर उठती है कि काश हम भी कुछ ऐसा कर सकें। पर ये हम सब भी जानते हैं कि ये सब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम में से कुछ लोग हैं जो हमारी तरह नहीं सोचते। कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद को एक मसीहा की तरह मानते भी हैं, इन्हें साइकोपैथ कहें या कुछ और। लेकिन एक बात है, हमें इन पर गुस्सा तो आता है, साथ ही तरस भी। आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं वो इसी बारे में। यह कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है, जो भी है रिकॉर्ड पर है। कहानी है एक अर्थक्वेक किलर की, कहानी है कैलिफोर्निया यूएस की, कहानी है हर्बर्ट मुलन की। सन 1972 1972 कैलिफोर्निया नाम की जगह एक इंसान जिसका नाम है लॉरेंस वाइट, 55 साल की उम्र, बेघर आदमी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उसका कत्ल हो जाता है। उसको जान ना निकल जाने तक पीटा गया और उसको चाकू से मारा गया था। कहा जाता है कि यह हिच हाइकिंग कर रहा था, किसी से लिफ्ट लेकर कहीं जा रहा था और इस बीच उसका कत्ल हो गया। 10 दिन बाद सेम केस होता है। 24 साल की एक लड़की मेरिया गुलफ्रॉयल, उसका कत्ल हो जाता है। उसकी लाश एक सड़क किनारे पड़ी मिलती है। उसको भी चाकू से गोद कर मार डाला गया था और उसकी आंतें बाहर निकाल के सड़क पर फेंक दी गई थी। काफ़ी ब्रूटलिटी से मारा गया था। बट किसी ने भी इन दोनों केस को जोड़कर देखने की कोशिश नहीं की। समय बीतता है। 3 महीने बाद 25 जनवरी को सेंटा क्रूज माउंटेन, वहाँ पर 3 लाशें मिलती हैं, जिसमें से एक माँ होती है कैथी फ्रैंक, एक बेटा होता है डेविड जिसकी उम्र 9 साल और एक दूसरा बेटा होता है डीवोन जिसकी उम्र 5 साल। इन तीनों की लाश मिलती है। अब चूंकि कैथी का हस्बैंड एक ड्रग ट्रैफिकर और ड्रग डीलर था, तो पुलिस को ये लगता है, इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगता है कि हो सकता है किसी राइवल गैंग के मालिक का ये काम हो या किसी ने आपसी रंजिश में इनका कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद इसी सेंटा क्रूज माउंटेन के एक दूसरे केबिन में जिम जेनेरा और जॉन जेनेरा दोनों का कत्ल हो जाता है। पहली बार लोग इन दोनों कत्ल को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसके 2 महीने पहले 2 नवंबर को एक चर्च के प्रीस्ट का भी कत्ल हो जाता है, जिसका नाम था हेनरी टोमे। हेनरी को भी चाकू गोद कर मारा गया था और पहली बार वहाँ पर कोई विटनेस था और विटनेस के अकॉर्डिंग जो मर्डरर था उसके काले बाल थे, डार्क क्लोथ्स पहन रखे थे उसने, ब्लैक बूट पहन रखे थे, ब्लैक जूते पहन रखे थे उसने और लंबा था। अब फरवरी 13 का दिन, एक आदमी अपने लॉन में टहल रहा था। टहलते टहलते एक इंसान आता है, उसको शूट करता है, आराम से गाड़ी में बैठ के चला जाता है। बट फॉर्चुनेटली उस आदमी का पड़ोसी इस मर्डर को देख लेता है, जो कि तसल्ली से 18 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में आया अर्थक्वेक। उसमें कई लोगों की जानें गई, लगभग 3000 लोग मारे गए। तो हर्बर्ट मुलर ने अपने ही दिमाग में एक एक्सप्लेनेशन बनाई। इस नेचर को खून चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर खून नहीं बहेगा तो ये नेचर अपना रूप दिखाएगी और कई लोगों की जानें जाएंगी। अब चूँकि 1906 में भूकंप आ चुका था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर वियतनाम वॉर हो गया, तो उसको लगा अभी तक तो नेचर को खून की डिमांड पूरी हो रही है, बट अब खून की डिमांड पूरे हुए बहुत टाइम हो गया और सिंस ही इज़ द चूजन वन, तो उसको ये करना पड़ेगा। तो उसने इन्वेस्टिगेटर्स को कहा कि इसके लिए उसने टेलीपैथी का सहारा लिया। लोगों को जो उसने मारा, उसने बोला कि उसने उन्हीं लोगों को मारा जो खुद अपना बलिदान देना चाहते थे, और उनको टेलीपैथी के थ्रू पता चला कि ये लोग चाहते हैं कि उनको मारा जाए इस दुनिया को बचाने के लिए। तो पहला जो उसने कत्ल किया लॉरेंस वाइट का, तो इसके बारे में इसका कहना था हर्बर्ट मुलन का कि वो बाइबल का एक कैरेक्टर है जोना, वो है, ना कि लॉरेंस है। और उसने टेलीपैथी के थ्रू उसको बताया कि वो अपना बलिदान देना चाहता है दुनिया को बचाने के लिए। किल मी सो दैट अदर्स कैन लिव। इसके बाद मैरी गुलफ्रॉयल, उसका भी यही केस था।
उसने बोला कि वो भी टेलीपैथी के थ्रू संपर्क में आई थी और उसने भी बोला कि मैं भी दुनिया को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना चाहती हूँ। बट अब चूंकि हर्बर्ट मुलर एक रिलीजियस आदमी था, धर्म में विश्वास करता था, और उसको ये भी रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह से उसने मैरी को मारा वो काफ़ी ब्रूटल था, काफ़ी अमानवीय था। तो वो अपने इस चीज़ को कन्फेस करने के लिए प्रीस्ट के पास जाता है और प्रीस्ट का नाम होता है हेनरी टोमे। बट जब वो शाम को घर आता है तो उसको टेलीपैथी के थ्रू पता चलता है कि हेनरी टोमे वो खुद भी सेक्रीफाइस होना चाहते हैं। तो वो अगले दिन जाकर प्रीस्ट को भी मार डालता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरा यूएस मरीन में सिलेक्शन होना था, बट मैंने फिज़िकल क्लियर कर लिया और सरप्राइजिंगली उसने साइकोलॉजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया, बट ड्रग टेस्ट में वो फेल हो गया। तो उसने सोचा कि वह उन सारे लोगों से बदला लेगा जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। उसका एक हाई स्कूल फ्रेंड था जिम जेनेरा। ये कहीं से उनका पता निकालता है और पता चलता है कि जिम जेनेरा अभी सेंटा क्रूज माउंटेन्स में रहता है, वहाँ पर एक कैबिन लेकर। तो वो जिम जेनेरा को मारने का प्लान बनाता है। वो उस पते पर पहुँचता है जहाँ जिम जेनेरा रहा करता था, बट वहाँ पर उसको दिखती है कैथी फ्रैंक और उनसे पूछता है कि जिम जेनेरा का एड्रेस क्या है। अब कैथी फ्रैंक चूँकि सारी डिटेल बता देती है, तो यहाँ पर उसको डिटेल बताना भारी पड़ जाता है। अब चूँकि हर्बर्ट मुलन को लगता है कि जिम का मैंने एड्रेस पूछ लिया और अब मैं उसका कत्ल करने वाला हूँ, तो इन केस अगर उसकी बात ओपन होती है तो कैथी फ्रैंक एक गवाह बन जाएगी। तो वो कैथी समेत उसके दोनों बच्चों को कत्ल कर देता है। उसके बाद वो जिम के घर जाता है, उसको भी कत्ल करता है। ये कत्ल करने के बाद वो स्टेट पार्क चला जाता है जहाँ पर 4 टीनेजर कैंपिंग कर रहे थे इलीगल एरिया में। तो वो उनसे कहता है कि वो यहाँ का पार्क रेंजर है। वो इनसे स्ट्रिक्टली बोलता है कि आप यहाँ से सारे चले जाओ, ये इलीगल जगह है, आप यहाँ पर कैंपिंग नहीं कर सकते। बट लड़कों ने उसका कहना नहीं माना। तो वो जाता है, तो वो चारों को गन से उड़ा देता है। उसके बाद वापस वो टेलीपैथी का सहारा लेता है और जो लोन में टहल रहा था आदमी फ्रेड पारेस, उसको पता चलता है कि फ्रेड पारेस भी कुर्बानी देना चाहता है। अब जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने तय किया कि इसके मेंटल हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट खंगाले जाएंगे। तो वहाँ पर उनको पता चला कि हर्बर्ट मुलन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। इस बीमारी में आदमी सोच नहीं पाता, ढंग से बिहेव नहीं कर पाता क्लियरली, और रियलिटी से डिस्कनेक्ट रहता है। उसको हेल्यूसिनेशंस होते हैं और उसको आवाज़ें सुनाई देती है। इंसिडेंट्स को कनेक्ट करके देखने की आदत होती है इसमें इंसान को। तो चूँकि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के रीज़न अननोन है, तो ये उस टाइम क्योरेबल भी नहीं था। हर्बर्ट मुलन को ये लगता था कि वो एक हीरो है और ये सब करना उसकी ड्यूटी है। सिस्टर के हस्बैंड को फॉलो कर रहा था उस चीज़ को। वो भी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक पार्ट है जिसको यूकोप्रेक्सिया बोलते हैं। हर्बर्ट मुलन को ये लगता था कि वो भगवान के 13 डिसाइपल्स जो है उसमें से एक है। हर्बर्ट मुलन के 8 दिन कस्टडी में रहने के बाद एक कैलिफोर्निया में अर्थक्वेक आता है जिसका रिएक्टर स्केल पर इंटेंसिटी था 5.8। और यहाँ पर हर्बर्ट मुलन का जो वहम था वो कन्फर्मेशन में बदल जाता है और वो ये भी कहता है कि चूँकि उसने 13 लोगों को कत्ल कर दिया, दैट्स वाई कि इसका रिएक्टर स्केल पर पैमाना 5.8 था। अदरवाइज इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती और काफ़ी ज़्यादा जाने जा सकती थी। उसके ऊपर केस चलाया गया, बट उसने अपने वकील को यह कहकर मना कर दिया कि वो उसका केस नहीं लड़ सकता क्योंकि वो रिचर्ड निक्सन जैसा नहीं दिखता। उस टाइम रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे और उसका ये कहना था कि मेरा केस ऐसा कोई वकील लड़ेगा जो रिचर्ड निक्सन जैसा दिखता हो। खैर, अब जिम जेनेरा और कैथी फ्रैंक के मर्डर में, क्योंकि वो उसने प्लान बनाकर इरादतन हत्या करी थी, उसके लिए उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस लगाया गया क्योंकि ये मर्डर प्रीमेडिटेटिव मर्डर था और इसके लिए उसको लाइफ टाइम प्रिजन दी गई। कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ टाइम प्रिजनमेंट ही मिल सकती है।